अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आप आज के लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का चैप्टर 6 का थर्ड टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी एक मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स होती है। इससे पहले हमने मैकेनिकल एनर्जी की पहली टाइप पढ़ी थी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा था कि किसी भी बॉडी के अंदर जब कोई वर्क किया जाता है और उस वर्क करने से उस बॉडी में जो मोशन प्रोड्यूस होता है, क्लियर, यानी बॉडी जब मोशन में आता है वर्क करने से तो ऑब्वियसली उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है जो उसको मोशन करवाती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। आज हम सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे जो कि पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी जहां हम वर्क डन करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसे ही हम वर्क डन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, क्लियर, यानी उसको हम एक रेफरेंस पॉइंट से, किसी भी जगह का एक रेफरेंस पॉइंट होगा, हम उसके रेफरेंस पॉइंट से उसको किसी नई पोजीशन पे या कह लें किसी हाइट पे जब लेकर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक वर्क डन करेंगे उसके ऊपर, रेफरेंस पॉइंट से ऊपर लेके जाते हुए, और जब उस पर वर्क डन होगा तो उस वर्क डन की फॉर्म में जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसलिए हम लिखते हैं द एनर्जी पोजेस्ड। एनर्जी हम पोजेस्ड करते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, क्या करके, वर्क डन करके। जब तक किसी बॉडी पे वर्क नहीं किया जाता स्टूडेंट्स, उसमें कैपेबिलिटी नहीं आती वर्क करने की। हम वर्क करते हैं ताकि उसमें एनर्जी स्टोर कर सके, और एनर्जी क्या है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। आया वो पोटेंशियल एनर्जी है, आया वो काइनेटिक एनर्जी है। दोनों में हम एबिलिटी डालते हैं, कैसे, वर्क करके, क्योंकि जितना वर्क हम करते हैं उतने ही अमाउंट का उसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वर्ड यूज होता है एनर्जी पोजेस्ड। एनर्जी पोजेस्ड की जाती है उसके अंदर वर्क करके बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। सो एनर्जी पोजेस्ड करेंगे हम बॉडी के अंदर, किस तरह से, पोजीशन चेंज करके। हम वर्क डन करेंगे किसी बॉडी के ऊपर पोजीशन चेंज करके, जिसमें मैंने फर्स्ट एग्जांपल यहां जो लिख रखा है दैट इज स्टोर्ड वाटर पोजेस्ड पोटेंशियल एनर्जी। देखो, जब तुम वाटर को टैंक में स्टोर करते हो किसी हाइट पे लेके जाके, अमूमन टैंक जो होता है वो हम रूफ के ऊपर रखते हैं, छतों के ऊपर, तो क्या होता है कि उसमें हम पानी जो है वो ज्यादा मिकदार में स्टोर करते हैं। उससे आप जब नल का खोलते हो, टैप खोलते हो, तो पानी क्या करता है, किसी एनर्जी से आता है पोटेंशियल एनर्जी, यानी पहले हम उस पर वर्क करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू, उस पर वर्क डन करते हैं, और वर्क डन करके उसकी हम पोजीशन चेंज करते हैं, यानी हम उसे टैंक पे ले जाते हैं, किसी हाइट पे ले जाते हैं। अब जब तुम उसकी पोजीशन चेंज करते हो, तुमने उस पर क्या किया, ग्राउंड से किस पे चढ़ाया, रूफ पे चढ़ाया, छत पे ले आए, किसी हाइट पे ले आए। अब उसमें जो वर्क डन की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हुई दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पानी जब नीचे को आएगा सो इट विल पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है राइजिंग ऑफ हैमर, जिसको मैंने वीडियो में आपके सामने पेश करता हूं। लुक एट दैट, ये मेरे पास एक हैमर है, ठीक है। अब क्या है कि जब आप इस हैमर को किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, सपोज किया ये मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है, दैट वन, यहां मैंने इसको रखा है। इस रेफरेंस पॉइंट से जब मैं इसकी पोजीशन चेंज करूंगा, इसको मैं पिक करूंगा किसी भी हाइट पे, किसी न्यू पोजीशन पे, जो कि इस रेफरेंस पॉइंट से मैंने सपोज किया, इसको पिक किया, तो ये मैंने क्या किया, वर्क डन किया इस पे। अच्छा, इस रेफरेंस पॉइंट को अगर आप सपोज करें दिस इज अर्थ, ठीक है, सपोज किया दिस इज अर्थ। अब अर्थ से जब आप इसको पिक करते हैं तो आप वर्क डन करते हैं इस पे, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट, जो आप इस हैमर को डाउनवर्ड खींचेगी अर्थ के सेंटर की तरफ। अब इस ग्रेविटी के अगेंस्ट हम कुछ वर्क डन कर रहे हैं, यानी इन अदर वर्ड हम इसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, किस फॉर्म में, पोजीशन के फॉर्म में। तो यही तो हम कह रहे हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन।
तो ये है अर्थ, ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट। मैंने हैमर को उठाया यस इस पोजीशन पे। अब जब मैं हैमर को रिलीज करूंगा ये अपने आप ही किस एनर्जी से गिरेगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये देखें जब आप लेफ्ट करते हो तो आपको फील होता है कि इसको उठाते हुए यू हैव फील कि यू आर डूइंग वर्क डन, यू आर डूइंग वर्क डन अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रैक्शन। ये तीन चीजें जो तुम्हें क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है तुम्हारे उठाने को। ग्रेविटी तो तुम्हें हर वक्त खींच रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ। इन दैट केस जब आप इसको पिक करते हैं, आप इसको लेफ्ट करते हैं, ठीक है, तो यू आर डूइंग सम वर्क डन। सो आप इस वर्क डन की फॉर्म में जो पोजीशन चेंज कर रहे हो इस रेफरेंस पॉइंट की, इस रेफरेंस पॉइंट से जब आप इसका पोजीशन चेंज कर रहे हो तो आप इसमें एक एनर्जी स्टोर कर रहे हो, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब आपने इस रेफरेंस पॉइंट पे हिट किया ऐसे, अब जब तुमने इसको छेड़ा नहीं, ये रेस्ट पे है सपोज किया, ठीक है, तो इसके पास इस वक्त कोई एनर्जी नहीं है, इसलिए कैपेबिलिटी भी नहीं है इसमें वर्क करने की। तो तुम पहले पोजेस्ट करवाओगे, ये मैंने पोजेस्ट करवा दी, इस पे वर्क डन किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द एयर फ्रैक्शन, डस्ट पार्टिकल, क्लियर। तो जब मैंने अगेंस्ट द ग्रेविटी इस पे वर्क किया, अब इसमें एक एनर्जी पोजेस्ट कर दी मैंने, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जब मैं इसको रिलीज करूंगा, छोड़ूंगा, रिलीज करने पे दो फॉर्म में अपीयर होगी जब ये मोशन में होगा। एक तो ये मोशन में है, एक तो ये पोजीशन भी चेंज की है। तो मोशन और पोजीशन के लिहाज से इसमें दो तरह की एनर्जियां होंगी जब ये ऊपर से गिरेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, इस रेफरेंस पॉइंट पे हिट करेगा, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रह चुकी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो चुकी होगी, कन्वर्ट हो चुकी होगी किस में, काइनेटिक एनर्जी में। आपको क्या लगता है ये एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी? नेवर। क्रिएट होगी? नेवर। व्हाई? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो यू डूइंग वर्क एंड लेफ्टिंग दैट हैमर, आपने इस पे वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटी। So this whole of the work is converted in the potential at that position. When you left that hammer, आपने छोड़ा इसको, so the same potential energy which you stored in getting the work done and doing the work done, the same potential energy when you left that hammer, ये किस में convert होगा? Into kinetic, and the same times potential energy loss हो रहा होगा, और ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगा। बट ये अंडरस्टूड सी बात है कि जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को किसी नई पोजीशन पे लेके जाते हो, जैसा कि हम एक बॉल की यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक स्टोन बॉल है, ओके, जब तुमने इसको अर्थ पे रखा है तो ये रेस्ट पे है, ठीक है। जब तुम इसको अगेंस्ट इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को किसी हाइट पे, किसी पोजीशन पे लेके जाते हो, हाइट इज द न्यू पोजीशन अबाउट दिस रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से आप किसी पोजीशन पे लेकर गए, सो यू आर डूइंग सम वर्क डन। सो बाय डूइंग वर्क डन यू स्टोर्ड दैट एनर्जी, यू पोजेस्ड एनर्जी इन दैट बॉल। अब जो तुमने एनर्जी पोजेस्ट करवाई क्या करके? वर्क करके, ठीक है। तो वर्क करके जो इसमें एनर्जी पोजेस्ट की है तुमने, दैट इज पोटेंशियल। अब तुम जब लेफ्ट करते हो, जब ये मोशन में आता है, तो उसके पास दोनों एनर्जी आती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल कन्वर्ट हो रहा होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां तुमने स्टोर कर दी मैक्सिमम में। अब नीचे आते हुए ये एंटर कन्वर्शन होगी पोटेंशियल, फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक, एंड व्हेन रीच द ग्राउंड, दिस बॉल विल रीच द ग्राउंड, ये बॉल कंप्लीट तौर पे किस में जा चुका होगा? काइनेटिक में जा चुका होगा। इट विल ओनली हैव अ काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट टच द ग्राउंड। और यही वजह होती है कि ये जब ग्राउंड तक पहुंचता है तो इसके नीचे अगर कोई विंडो रख दी जाए तो ये विंडो के पीसेस बना देता है उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ। या फिर अगर आपके कोई एक्सीडेंशियल आपके साथ एक्टिविटी हो जाए कि आपके सर पे गिर जाए, तो ये फिर आपके सर को भी उसके लिए काफ़ी है हिट करने के लिए, बिकॉज एट हैव अ काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट मूव, बिकॉज वो सारी पोटेंशियल जो तुमने इसको वर्क डन देते हुए स्टोर करवाई थी, वो सारी पोटेंशियल यहां तक पहुंचते पहुंचते काइनेटिक बन जाती है। व्हेन इट काइनेटिक्स, तो ये हिट करता है फिर तुम्हें मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट के साथ, मास एंड वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोडक्ट के साथ, हाफ ऑफ
जो तुमने पढ़ी है जब बॉडी मोशन में होता है। खैर, बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, जिससे मजीद आपको क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक स्ट्रेचिंग ऑफ बो, यहाँ पे आप स्ट्रेचिंग करते हैं किसी भी बो को। जब आप जंगल में निकलते हैं अक्सर शिकार करने, तो आपको कोई परिंदा नजर आता है, कोई चीज़ नजर आती है जिसका आप शिकार करते हैं, जिसको आप हिट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो? ठीक है, आपकी पोजीशन लगभग कुछ ऐसी होती है, ऐसे पकड़ते हैं उसको, और जो इलास्टिक होती है, ठीक है, उसको तुम ऐसे ऐसे हाथ में पकड़ते हो और ऐसे खींचते हो। ठीक है, व्हाट इज दैट? आपने क्या किया, इस इलास्टिक पे जो रबड़ टैप होती है, इस पे आपने वर्क डन किया। क्या करके? इसको आप किसी पोजीशन पे लेके गए। कहां से? इसके रेफरेंस पॉइंट से। जहां इसका रेफरेंस पॉइंट था वहां से तुम इसको किसी पोजीशन पे लेके गए। सो नाउ यू आर गेटिंग अ न्यू पोजीशन, यानी तुमने वर्क डन किया है इस पे। किसके अगेंस्ट? ऑब्वियसली इसकी जो अपनी साइज थी, शेप थी, जो इसका स्ट्रक्चर था, उसके अगेंस्ट तुमने क्या किया? ठीक है, इस पे वर्क डन किया। जब तुमने इसके अगेंस्ट वर्क डन किया तो इसमें तुमने एक न्यू पोजीशन पे एनर्जी स्टोर करवाई, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हेन यू रिलीज दैट, जब तुम इसको रिलीज करते हो, व्हाट इज दैट? इस सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी यहां तक पहुंचते पहुंचते हिट होती है, और स्टोन जो तुम डालते हो इस रबड़ में, उस स्टोन को टारगेट एरिया पे हिट करती है, और वो जाके टारगेटेड एरिया पे लगता है। बिकॉज यहां जब तुमने इसको न्यू पोजीशन दी थी, ऐसे खींचते हुए न्यू पोजीशन दी थी, ऐसे जो तुम्हारे पास वर्क डन था वो कैपेबिलिटी में आया, किसमें? पोटेंशियल में आया। यू स्टोर द एनर्जी। ठीक है, ये तुम क्या कर रहे हो? वर्क डन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर रहे हो, यानी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जब तुमने रिलीज की तो जितना पोटेंशियल एनर्जी का गेन आया इस इलास्टिक रबड़ में, उतना ही लॉस चला जाएगा। किसमें? काइनेटिक में गेन आना शुरू हो जाएगा, पोटेंशियल में लॉस होना शुरू हो जाएगा जब तुम इसको रिलीज करते हो। और यहां तक बिल्कुल मेन पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुका होगा और पोटेंशियल मिनिमम हो चुका होगा। तभी वो स्टोन को बड़ी हाई स्पीड से हिट करता है, क्योंकि उस वक्त इसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। सो जो हमारे पास इस थर्ड केस में एनर्जी थी, दिस वन, इसलिए इसको हम एनर्जी देते हैं, नाम देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो तुम्हारे पास ये दोनों एनर्जीज थी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दीज बोथ, वन एंड टू एग्जांपल्स में, दोनों में तुम्हारे पास क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अच्छा, ये मैंने क्यों नाम दिया, इसको समझो। इसको मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नाम दिया कि जब तुम हैमर को उठाते हो तो क्या करते हो? इसको जब तुम उठाते हो ऐसे करके किसी चीज को हिट करने के लिए, तो तुम अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन करते हो, एनर्जी इसमें पोजेस करवाते हो, किस फॉर्म में स्टोर करवाते हो? अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट। तो ग्रेविटी तुमको खींचता है अर्थ के सेंटर की तरफ, दैट्स व्हाई। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे दिस वन, तो तुम जब स्ट्रेचिंग करते हो तो असल में उस रबड़ का, उस बॉल के साथ जो रबड़ है, ठीक है, उसको तुम एक उसका ओरिजिनल साइज है, शेप है, जब तुम उसको न्यू हाइट देते हो या न्यू पोजीशन देते हो तो तुम उसके साइज में भी चेंज लेके आते हो, शेप में भी चेंज लेके आते हो। यानी वो मटेरियल किस टाइप का है? इलास्टिक मटेरियल है। स्प्रिंग हो गया, रबड़ हो गया, दीज आर इलास्टिक मटेरियल। तो इस पे जब वर्क डन किया जाता है तो वर्क डन करने से उनके साइज एंड शेप में चेंज आता है। ठीक है, स्ट्रेच करने से या कंप्रेस करने से, दोनों तरह से करने से, स्प्रिंग को कंप्रेस करो या स्प्रिंग को एक्सटेंड करो। सिमिलरली रबड़ है बाव के साथ, उसको आप अगर एक्सटेंड करो या रिलीज करो तो दोनों फॉर्म में उसके साइज एंड शेप में चेंज आता है। तो बहुत आसान सी बात है कि इलास्टिक टाइप मटेरियल्स के साइज एंड शेप में
चेंजेस लाने के लिए जो हम वर्क डन स्टोर करते हैं उसके अंदर वर्क डन करते हैं, ठीक है, वो वर्क डन जो स्टोर होता है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, बिकॉज वो इलास्टिक मटेरियल पे लगता है। इसी तरह जिस चीज को हम ऊपर की जानिब उठाते हैं, स्टोन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, हैमर हो गया, उस पर वर्क डन जब अगेंस्ट द ग्रेविटी करते हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। आइए स्टूडेंट्स इसकी फिर कुछ मजीद डेरिवेशंस की तरफ चलते हैं। इन तीनों केसेस के लिए हम एक सिंगल फार्मूला जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का डिराइव करते हैं। लेट्स सी। स्टूडेंट्स अगर देखो तुम सबसे पहले वर्क डन करते हो, ठीक है, वर्क डन कैसे करते हो, W इज इक्वल टू F क्रॉस H, F क्रॉस H। कैसे? अगर मैं लेट्स सपोज हैमर उठाता हूं या फिर बॉल को लेफ्ट करता हूं, दोनों केसेस में मेरे पास दोनों चीजें हैं। दोनों केसेस में क्या होता है, F क्रॉस H का प्रोडक्ट ही होता है वर्क डन की फॉर्म में, यानी मैं सबसे पहले इस पर वर्क डन करता हूं। ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों को जब मैं ऊपर की जानिब उठाता हूं ऐसे ऐसे, या इस बॉल को मैं थ्रोन करूं अपवर्ड, किसके अगेंस्ट जा रहा हूं, ग्रेविटी के अगेंस्ट, आई एम डूइंग वर्क डन। वो वर्क डन किसके बराबर है, फोर्स। सबसे पहले इसमें फोर्स लगेगी, आया हुआ हैमर है या बॉल है। फोर्स से क्या होगा, एक हाइट आएगी, दोनों के केस में हाइट, लोग तो F क्रॉस H से क्या आया, W। क्लियर? अब जब तुमने उठा दिया, जब इसको उठा दिया किसी न्यू पोजीशन पे लेके गए, तो यहां फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ वेट है जो नीचे की तरफ खींच रहा है। ये कौन सा वेट है, ये वही वेट है W इज इक्वल टू mg। जितना इस हैमर का मास है, जितना इस बॉल का मास है, क्लियर, उस हैमर और बॉल पे मैंने जो फोर्स लगाई है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी फोर्स के इक्वल एक वेट है जो डाउनवर्ड खींचे जा रहा है आपके सेंटर की तरफ। ओके, ये ऊपर उठा, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, या इसमें एनर्जी पोजेस्ड हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें पोजेस्ट कर दिया गया है बाय डूइंग वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, अब इसमें जो फोर्स लगाया गया है वो किसके इक्वल है, एग्जैक्टली इन हैमर और स्टोन बॉल के वेट के इक्वल है। क्लियर? तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि आपके पास जो F है, यानी मैं इसको वर्क डन को यहां पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल में लिख सकता हूं। अब देखो वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि इस पे जितना वर्क डन किया गया है इस बॉल पे थ्रोन करने के लिए इसको, ठीक है, यानी फोर्स लगाया इसको ऊपर थ्रोन करने के लिए, किसी पोजीशन पे गया, तो इसका जो वर्क डन जितना इस पे किया गया है वो एग्जैक्टली जिसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा जितना मैं इस पे वर्क डन करूंगा। तो मैंने क्या किया, इस पे जो एनर्जी पोजेस्ट करवाई वो वर्क डन की फॉर्म में करवाई, तो कितना वर्क डन होगा, अमाउंट, जितने अमाउंट का वर्क डन होगा उतने अमाउंट की पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। सिमिलरली हैमर के केस में, हैमर को मैं जितना ऊपर की तरफ उठाऊंगा उतना इसमें वर्क डन होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी और उतने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। क्लियर? तो यहाँ इसलिए वर्क डन को एग्जैक्टली किसकी इक्वल लिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल लिया जाता है। तो सेकेंडली मैंने बात की आपसे कि जब मैं इस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड अपीयर होता है, ठीक है, किसके, बिल्कुल इस फोर्स के जो मैं इसको थ्रोन करने के लिए इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, ऊपर फेंकने के लिए जो फोर्स लगाऊंगा मैं वो बिल्कुल इसके वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, विच फोर्स, ये फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये वही फोर्स है जो स्ट्रेचिंग के लिए, थ्रोन करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल होती है किसी न्यू पोजीशन या हाइट पे ऑब्जेक्ट को लेके जाने के लिए। क्योंकि F क्रॉस H, H का मतलब आप यहाँ पोजीशन भी ले सकते हैं,
दिस इज आल्सो पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट को जब आप किसी रेफरेंस पॉइंट, ये सपोज कि किसी भी कोई स्टोन है, किसी ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस पॉइंट है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से जब ऑब्जेक्ट तुम यहाँ लेकर आए तो तुमने क्या किया, इस पे हाइट गेन करवाई। तो हाइट इज व्हाट एक्चुअली, हाइट इज द पोजीशन। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। सो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन है दैट वन, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। इक्वेशन 1 में हम फोर्स का ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के, जो भी ऑब्जेक्ट न्यू पोजीशन पे गया है उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है टोटल कितना है, जितना इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाने के लिए इस पे फोर्स लगाया जाएगा, इसकी पोजीशन गेन करवाने के लिए, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाने के लिए जितना इस पे फोर्स लगाया उतनी ही इसकी वेट जो है वो डाउनवर्ड अपीयर होगी। सो जस्ट पुट द वैल्यू एंड इक्वेशन 1 F को हम पुट करने लगे mg के, तो आपको क्या मिलेगा, mg क्रॉस h एंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दैट हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह बराबर होगी किस चीज के, mgh के। सो स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे mgh के बराबर होगी। दिस इज द फाइनल इक्वेशन यू हैव। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फैक्टर है मास, सेकंड फैक्टर है ग्रेविटी और थर्ड फैक्टर है हाइट। मास पे कैसे डिपेंड कर रही है, मास पे हम ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा हैवियर मास होगी, जितना बड़ा मास होगा, जितना बड़ा मास होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्योंकि ज्यादा मास ऑब्जेक्ट के लिए आप ज्यादा फोर्स लगाओगे, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उस केस में ऑब्वियसली उतना ही वर्क स्टोर्ड होगा, उतना ही बर्डन लगेगा। ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट्स पे जब ज्यादा फोर्स लगेगी तो ज्यादा बर्डन स्टोर्ड होगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह हाइट है तुम्हारे पास, हाइट मींस पोजीशन। तो एक रेफरेंस पॉइंट से इस स्टोन को तुम जितना मैक्सिमम न्यू पोजीशन पे लेकर जाओगे, जितना इसको न्यू पोजीशन पे लेके जाओगे उतनी ही ज्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, ठीक है। और जी की वैल्यू तो रेफरेंस पॉइंट पे आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, heavier the mass, greater the mass, greater the work done when used, लिफ्टिंग के लिए भी, ऊपर फेंकने के लिए भी आपको अगर मास में हैवियर ले लो, बहुत हैवियर मास के बॉल ले लो तो तुम्हें ऊपर थ्रोन करने के लिए भी ज्यादा वर्क डन लगेगा, तो ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। इसी तरह तुम्हारे पास हाइट है, इसको तुम जब जितना मैक्सिमम हाइट पे लेके जाते हो, हाइट मीन पोजीशन, तो लाजमी सी बात है किसी न्यू पोजीशन पे लेके जाते हुए जितनी मैक्सिमम हाइट करोगे उतना पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वर्क डन इसमें स्टोर्ड होगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में गेन आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन जितना मैक्सिमम हाइट पे जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, उतना ज्यादा इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगा। और दैट्स व्हाई हमें कहते हैं कि इस पोजीशन पे इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम हाइट पे, और लो हाइट पे इसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका मतलब ये कि कहीं पे अगर लो हाइट है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास कम होगी और मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। सो अगर हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं स्टूडेंट्स, तो समराइज में क्या पता चलता है कि एक ऐसी एनर्जी भी है हमारे पास जिसमें बॉडीज में ऑब्जेक्ट्स पे वर्क डन किया जाता है और उसका पोजीशन हम चेंज करते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट से। स्टूडेंट्स यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है। अर्थ को आप रेफरेंस पॉइंट बनाएं तो आप अर्थ से जब ऑब्जेक्ट को किसी पोजीशन पे लेकर जाओगे, किसी हाइट पे लेकर जाओगे, तो उस पर जो तुम वर्क डन करोगे वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। इसी हिसाब से
जब तुम ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करोगे रबर से, ठीक है, किसी स्प्रिंग टाइप मटेरियल्स को कंप्रेस करते हो या एक्सटेंड करते हो, एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन दोनों में जो एनर्जी लगेगी, दोनों में आप उसका साइज शेप दोनों चेंज करोगे, कंप्रेस करते हुए भी एक्सटेंड करते हुए भी। तो तुम दोनों फॉर्म में उस पर जो उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो, साइज शेप चेंज कर रहे हो, उसमें जो एनर्जी स्टोर पोजेस करवा रहे हो, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। दोनों फॉर्म में वर्क डन हो रहा है, एक्सटेंड करते हुए भी, कंप्रेस करते हुए भी। सो इन बोथ फॉर्म दिस वर्क डन इज गोइंग टू बिकम अ पोटेंशियल एनर्जी। इस हिसाब से मैक्सिमम हाइट के ऊपर, ठीक है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर हम कहते हैं कि हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, बिकॉज अगर हम ऑब्जेक्ट को एक हाइट है, सपोज किया ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम h1 हाइट पे ले आए इसको, ठीक है, यहाँ जो हाइट है हमारे पास दैट इज h1, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट को यहां से उठाया और इस हाइट पे ले आए, यहां रख दिया। अब यहां जो हाइट होगी, लाजमी सी बात है, वो आपके पास h2 होगी रेफरेंस पॉइंट से, दैट इज h2। सो आपके पास है पोजीशन 1, आपके पास है इसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन 2। दोनों केसेस में हमने इसको ऊपर उठाया हुआ है, दोनों केसेस में हम अगेंस्ट द ग्रेविटी गए हैं, ग्रेविटी इसको खींच रही है, ठीक है, जबकि हम इस पे फोर्स लगाए हुए हैं बिल्कुल इसके वेट के बराबर, ठीक है, और हमने इसको पिक किया हुआ। और हम ये जानना चाहते हैं क्या पोजीशन 1 पे यानी ए पोजीशन पे और बी पोजीशन पे सेम पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके पास? द आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। इस पोजीशन, higher the position from reference point, higher will be the potential energy, because to getting a higher position we will give it more work, more water will store, will possessed in the body in the form of potential energy. So that's why maximum height, maximum potential energy. Clear? इसी हिसाब से हम इसी फार्मूला को रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इसी फार्मूला को अगेन रिफॉर्म किया जा सकता है। हाउ? लुक एट दैट। हम यहां से इसको थोड़ा सा रेस करते हैं। जब हमने इसको पुट किया mg को, ठीक है, किसके बराबर? इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर, जब v इज इक्वल टू mg, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड है उस फोर्स के जिससे हमने इसको ऊपर लेके जाने के लिए वर्क डन लगाया था, ठीक है, उतना ही वेट यहाँ पे, इतना फोर्स इसको ऊपर लेके जाने के लिए लगेगा, कितना लगेगा? इसके वेट के बराबर लगेगा। तो हम यहाँ पे पुट किया था mg, जबकि यहाँ मेरे पास दो हाइट है, तो फर्स्ट वन इज h2, द सेकंड वन इज h1, यानी आपके पास h2 है, ये हाइट है जो किसी न्यू पोजीशन B पे मिली है हमें, और फर्स्ट पोजीशन पे, पोजीशन A पे जो मुझे हाइट मिली है दैट इज h1। सो चूंकि h2 इज ग्रेटर देन h1, सो क्या होने वाला है? h2 हमारे पास में से माइनस होने वाला है, कौन सा हिस्सा? h1 वाला पार्ट। मैथमेटिक्स में आप करते होते हैं, बड़ी चीज से छोटी चीज सब्ट्रैक्ट करते हो, फिजिक्स के मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी ऐसा ही होता है, बड़ी चीज, बड़ी हाइट, लार्ज पोजीशन, स्मॉल पोजीशन में से कोर्स में से निकाला जाता है बड़ी पोजीशन से। तो यहाँ जो बड़ी पोजीशन h2 में से स्मॉल पोजीशन माइनस होगा, एंड दैट केस तो हमको जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, यहाँ डेल h को हम किसके बराबर लेते हैं? डेल h द डिफरेंस इन पोजीशन। तो मुझे अगर फर्क देखना है, इतने हाइट में से इतना हाइट निकाल दिया जाए, इतने हाइट h2 में से अगर h1 निकाल दिया जाए, तो हमारे पास इसका फर्क बताने के लिए हम डेल यूज करते हैं। डेल इज द डिफरेंस, किसी भी चीज का डिफरेंस बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डेल का। तो डेल इज द डिफरेंस, चूंकि डिफरेंस है ना, ये बड़े पोजीशन B है, ये स्मॉल पोजीशन B है, सो ये डिफरेंस है, उस डिफरेंस को डेल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हम जब डेल h लिखेंगे तो h का डिफरेंस क्या है? h2 माइनस h1। सो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स mg, h2 माइनस h1 की जगह mg
डेल एच। इस बात से साबित होता है कि अगर हम बॉडी को मैक्सिमम पोजीशन पे लेके चले जाते हैं, मैं इसको सी पे लेके जाऊं, फिर सी से डी पे लेके जाऊं, तो उतना ही वर्क डन पोजेस करवाऊंगा। जाहिर है उतनी फोर्स लगेगी ना उसको न्यू पोजीशन पे लेके जाने के लिए। तो वो जो फोर्स या वर्क डन तुम कर रहे हो, क्या लगता है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है? नो, उतनी ही अमाउंट का पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रहे हो तुम इसमें। बी से सी पे चले जाओ तो यहां से देखे इतनी ज्यादा एनर्जी पोजेस हो जाएगी, फिर डी पे चले जाओ, उससे ज्यादा वर्क किया तो उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी आई, एबिलिटी आई इसमें। एनर्जी क्या है? एबिलिटी फॉर बॉडी टू डू वर्क। तो तुम एनर्जी पोजेस कर रहे हो ना, काम करके, वर्क करके, फोर्स इनटू हाइट करके। फोर्स लगाते हो, ये मैथ्स कल पढ़ा था, फोर्स लगाई बी पे लाया ना, फोर्स लगाया इनटू हाइट। तो क्या कर रहे हो? चेंज इन पोजीशन के लिए हमारे पास जितना मैक्सिमम पोजीशन होगा उतना मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। सिमिलरली इस केस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में जितना मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होगा, जब आप इसको लेफ्ट करेंगे पटाख जाके टारगेट एरिया पे लगेगा, और जितना इसको कम स्ट्रेच करोगे उतना ही कम वर्क डन कर रहे हो तुम, उतना ही कम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेचिंग, मैक्सिमम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल स्टोर, एंड जब आप उसको छोड़ा, जब मूव करता तो वो पोटेंशियल एनर्जी कम होता काइनेटिक में, और जब बिल्कुल मिड आता है तो वो स्टोन को मैक्सिमम मैस इनटू इलास्टिक स्क्वायर के साथ रिलीज करता है, टारगेट एरिया पे हिट करता है। सो एनर्जी का एक्सचेंज आता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी का एक्सचेंज आता है। मैं अगर इस मैस को आप इसको एक इंट समझे, ठीक है, एक इंट है या स्टोन है मेरे पास, जब तुम इस स्टोन को इस हाइट से लेफ्ट करते हो तो यहाँ तो इसके पास न्यू पोजीशन होने की वजह से बहुत रेफरेंस पॉइंट, बहुत मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, और काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि रेस्ट पे है, v जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन जब तुम इसको छोड़ते हो, रिलीज करते हो, तो क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम है ये नीचे आते आते लॉस होती है, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में गेन आता है। और जैसे जैसे नीचे आती जाती है क्या होता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती जाती है और पोटेंशियल कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जो H है जिस पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है वो कम होता जा रहा है। तो जितना H कम होता जाएगा, पोजीशन अपने रेफरेंस पॉइंट के पास आएगा, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा, और वो कमी कहाँ जाएगी? काइनेटिक में जाएगी। एंटर कन्वर्शन, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can be converted from one form to another form। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये अर्थ की तरफ, अर्थ से हिट करा या किसी ऑब्जेक्ट से हिट किया तो ये काइनेटिक एनर्जी के साथ हिट करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे यहाँ तक आते आते सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर, जिसमें आपने पढ़ा कि आप ऑब्जेक्ट्स को जब किसी रेफरेंस पॉइंट से उठाते हो तो उस पर आप वर्क डन करते हो, और वो वर्क डन जब उसमें स्टोर होता है, वो वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। आइदर इट्स राइजिंग ऑफ हैमर या स्ट्रेचिंग ऑफ बाउ या फिर स्टोर्ड वाटर, और कई एग्जांपल्स हैं जिसको हम ले सकते हैं। और फैक्टर्स जो हैं पोटेंशियल एनर्जी के, दैट इज मास, हैवियर द मास, हैवियर द वर्क डन यू विल डू, सो हैवियर पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैट केस। सिमिलरली maximum the height, maximum the position, maximum will be the potential energy। So hope so आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। At the end of lecture, if you have any trouble, any questions, put a comments at the end. Answer will be in front of you within a few minutes. Yes. So enjoy physics. It's easy by improving your concepts. Only the concepts can make a physics easy for you. Don't rut out. Okay, concepts. Thank you students, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।